हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त एकदम। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 10वीं में मैथ का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.6 या 3F कह सकते हैं। आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने कुल 9 प्रश्नों को सॉल्व किया था, जिसमें से कुछ प्रश्न तो एडवांस कैटेगरी में भी आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला थी। उन 9 प्रश्नों में एक से बढ़कर के एक प्रश्न थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उनको एक बार ज़रूर देखिए, और आपको प्लेलिस्ट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सभी एक्सरसाइज पार्ट वाइज आपको मिल जाएंगे। तो आप एक एक करके ज़रूर सबको देखिए। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के प्रश्न पर। यह है आपका चैनल सीक्रेट S5 ट्यूटोरियल, और मैं यश खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो चलिए लगाते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 3.6 या 3F कह सकते हैं। उसका 10वां प्रश्न है। 2 मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है, और बीजू की आयु उसकी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। इतना लंबा चौड़ा लेक्चर लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। पहले कैरेक्टर देखो, कुल कितने लोग हैं। एक अनी एक बीजू, लिखते चलो। फेयर और रफ वाला हिसाब हम आपको समझाए हैं, वैसा ही करेंगे। तो पहले रफ में लिखते हैं। एक है अनी, जितने कैरेक्टर हैं सब लिख डालो। एक है बीजू, 2 हो गए। फिर धर्म है और कैथी, देखो एक हैं अनी के पिता धर्म और एक बीजू की बहन कैथी है। तो एक है धर्म और एक कैथी, कुल 4 कैरेक्टर हैं। तो अब देखो करना क्या क्या। प्रश्न में कहा कि 2 मित्रों अनी और बीजू की आयु में अंतर 3 वर्ष का। तो मान लो कि अनी है x वर्ष का और बीजू y, तो हो गए। फिर कह रहा कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की दोगुनी, मतलब धर्म की आयु ये हैं इसके पिता। आगे बात समझ में। तो कहा है कि ये जो अनी के पिता जो धर्म हैं, इनकी उम्र इसकी 2 गुनी है। तो अगर ये x है तो ये कितने हो जाएंगे? 2x। फिर आगे क्या कहा है कि बीजू की जो आयु है वो उसकी बहन की आयु की दुगनी है, मतलब ये जो एज है इसका 2 गुना है। तो इसकी एज कितनी होगी? y/2। आ रही बात समझ में। प्रश्न में पहले क्या कहा कि अनी और बीजू 2 लोग हैं। फिर अनी के पिता जो धर्म है, इनकी उम्र अनी की 2 गुनी है। तो अगर अनी x होगा तो धर्म होगा 2x। फिर कह रहा है कि जो बीजू की आयु है वो उसकी बहन की 2 गुनी है। तो इसके बहन की उम्र की 2 गुनी है बीजू की आयु। तो हमने बीजू को अगर y माना है तो बहन कितनी होगी? इसकी आधी होगी, क्योंकि इसका आधे का डबल होके तो यहाँ ये आएगा। तो अगर यहाँ कैथी की एज y/2 होती तो बीजू की एज कितनी होगी? y। आ गई बात इतनी समझ में। तो अब इसको यहाँ लाइन से लिखना है। देखो हम लोग मान लेंगे कि माना अनी की आयु बराबर x वर्ष, और बीजू की आयु बराबर y वर्ष। हो गए 2 लोग। और फिर प्रथम शर्त है, प्रथम शर्त क्या है कि अनी और बीजू की एज में 3 साल का गैप है, यानी x - y है 3। इक्वेशन फर्स्ट। फिर कहा है यहाँ पे कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो इसको लिखो द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में क्या है? कैथी और धर्म की आयु में। तो कैथी की आयु कितनी है? y/2, और धर्म की आयु कितनी है? 2x। इनमें गैप कितने का है? 30 साल का। आगे बात समझ में। सवाल में क्या कहा? कैथी और धर्म की आयु। तो कैथी की कितनी है? y/2,
धर्म k2x, तो कैथी और धर्म के बीच में 30 साल का अंतर हो गया। तो देखो नीचे 2 से भाग अगर गुणा करोगे मतलब हर बराबर करने के लिए, तो होगा ये y माइनस 4x/2 इक्वल 30। यहाँ 2 से भागा तो उधर गुणा हो जाएगा अगर, तो होगा ये y माइनस 4x इक्वल 60, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ये नॉर्मल 2 इक्वेशन मिल गए, आप इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 1 माइनस में, यहाँ 1 प्लस में, तो यहाँ अगर गुणांक को केवल देखा जाए तो दोनों बराबर हैं, और जब गुणांक बराबर हो तो विलोपन सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ फर्स्ट लिख दो x माइनस वाई इक्वल 3, सेकेंड है y माइनस 4x इक्वल 60, इक्वेशन 2। दोनों को जोड़ दो, लिखेंगे जोड़ने पर। तो जब जोड़ेंगे तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, और x में माइनस 4x जुटेगा जब, तो होगा ये माइनस 3x इक्वल 60 3 63। तो यहाँ से x इक्वल होगा माइनस 21, क्योंकि 3 से भाग होगा, माइनस 21 वर्ष। अब ये x कौन था? अनी, तो यहाँ अनी की एज कितनी हो गई? 21 वर्ष। अब क्योंकि निगेटिव में एज तो होता नहीं है, तो यहाँ क्या लिया जाएगा, इसलिए अनी की आयु बराबर 21 वर्ष। अब इस x का मान कहीं भी रख दोगे तो y आ जाएगा, जैसे यहाँ रख दो। तो मान लो समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 में x बराबर क्या लेना है हमको? माइनस 21 लेना है रखने पर। तो अगर हम लोग माइनस 21 रखेंगे तब देखो क्या होगा, होगा माइनस 21 माइनस वाई इक्वल 3। तो यहाँ से माइनस वाई इक्वल होगा 3 प्लस 21 इक्वल 24 वर्ष। तो यहाँ से ये y कौन है? y है बीजू, तो यहाँ लिखेंगे बीजू की आयु बराबर हो गया 24 वर्ष। माइनस 21 आया तो आप लिखोगे कि माइनस, क्योंकि एज में नहीं हो सकता है, तो इसलिए अनी की आयु कितनी होगी? 21 वर्ष। अब आप क्या करोगे, माइनस 21 रखोगे यहाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 24 वर्ष। तो लिख देना कि इसलिए बीजू की आयु है 24 वर्ष। आप चाहोगे तो ये इतना मत लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा माइनस में क्यों हुआ? अगर सवाल ऐसा छापता कि धर्म और कैथी की आयु का अंतर 30 साल है, तो फिर ये सारा लफड़ाई ख़त्म हो जाता। लेकिन चूंकि इन्होंने सवाल में ऐसा छापा कैथी और धर्म, तो हमको पहले कैथी लिखना पड़ा। अगर पहले धर्म होता तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आता। तो मेरे ख्याल से मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर आ गया है तो छाप लो, नहीं आया तब भी छाप लो। कोई भी अगर इससे संबंधित डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे कमेंट में। छापो। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे दुगना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। तो चलो फेयर और रफ वाला। मान लो कि एक प्रथम मित्र हो गया और एक द्वितीय मित्र हो गया। मान लो एक के पास x रुपया है और एक के पास y। तो चलो पहला कंडीशन लेते हैं। पहले में क्या कहा गया कि पहले मित्र ने दूसरे से कहा कि अगर तुम मुझे 100 दे दो। ये पहला कहता दूसरे से कि अगर तुम मुझे 100 दे दो। तो जब ये 100 देगा तो इसके पास 100 रुपया कम हो जाएगा और इसके पास 100 रुपया ज़्यादा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? पहले ने कहा कि अगर तुम मुझे 100 दे दो, तो जब ये 100 दे देगा तो इसके पास 100 अधिक हो गया और इसके पास 100 कम हो गया। तो कह रहा अगर ऐसा हो गया तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी मैं जो हूँ तुम्हारा डबल हो जाऊंगा। आगे बात समझ में? दूसरे ने उत्तर क्या दिया कि अगर आप मुझे 10 दे दो। तो दूसरा वाला क्या कहता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपया दे दो, यानी अगर मेरे पास 10 रुपया ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, इनके पास 10 रुपया कम हो जाएगा। तो दूसरे ने कहा कि अगर तुम मुझे 10 रुपया दे दो तो मैं तुम्हारा 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो जिसका 6 गुना उसी में 6 का गुणा। आ गई बात समझ में? प्रश्न देखो, मान लो पहले मित्र के पास x रुपये, दूसरे के पास y।
पहले ने कहा अगर तुम मुझे 100 दे दो, तो जब ये 100 देगा तो इसके पास 100 कम हो गया, इसके पास अधिक हो गया, तो कह रहा ऐसे कंडीशन में मैं तुम्हारा 2 गुना हो जाऊंगा। इस पर दूसरे ने जवाब दिया कि अगर तुम मुझे 10 दे दो, मतलब मेरे पास 10 ज़्यादा हो जाए और तुम्हारे पास 10 कम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा। हो गया। तो अब इसको यहाँ पे ऐसा लिखना है हम लोगों को, लिखेंगे कि माना प्रथम मित्र की संपत्ति बराबर x रुपए और द्वितीय मित्र की संपत्ति हो गई y रुपए। लिखेंगे प्रथम शर्त या फर्स्ट कंडीशन। प्रथम शर्त में लिखना है x + 100 इक्वल टू y माइनस 100। ये हो गया। यहाँ से हो जाएगा x + 100 इक्वल 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y माइनस 200। यहाँ से बताओ x की वैल्यू निकाल लो, 100 को उस साइड लेके जाओ तो होगा ये 2y माइनस 200 माइनस 100। यहाँ से होगा ये x इक्वल 2y माइनस 300। मान लो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आप कहोगे कि 2y को इस साइड नहीं लिए, क्यों, वजह क्या थी? तो आप ले भी सकते थे। यहाँ क्या हुआ, हम x की वैल्यू निकाल लिए तो अब इसको प्रतिस्थापन से लगा लेंगे, बस इसीलिए ऐसा किया हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हो कि x माइनस 2y इक्वल माइनस 300, फिर बाद में एक और इक्वेशन बनेगा, आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप इक्वेशन बनाना जान जाओ, हल करना ये तो आप जानते ही हो। तो यहाँ पे अब लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त क्या है, 6x माइनस 10 इक्वल y प्लस 10। तो यहाँ से गुणा करोगा 6x माइनस 60 इक्वल y प्लस 10। यहाँ से होगा 6x की वैल्यू कितनी है, 2y माइनस 300 इक्वल नहीं, यहाँ माइनस 60 इक्वल है y प्लस 10। आ रही बात समझ में कैसे हो रहा? 6x की वैल्यू कितनी है, 2y माइनस 300। यहाँ आगे लिख सकते हो कि x की जगह पर 2y माइनस 300 रखने पर। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12y, 6 का गुणा 3 में करोगे तो 1800 ऋण 60 बराबर होगा y प्लस 10। हो गया 12y में से एक y इधर आएगा तो होगा ये 11y, घट जाएगा। और ये हो गया 1860, 1800 में 60 जोड़ेंगे 1860, उस साइड जाके 10 और जुटेगा तो होगा ये 1870। यहाँ से y इक्वल 11 का भाग करोगे तो 11 का नियम 11, 7 18 77 हो जाएगा, 11 सते 77 0, यानी हो गया 170 रुपये। कहीं भी रख दो y की वैल्यू, जैसे फर्स्ट में रख दो तो लिखोगे समीकरण 1 में y इक्वल 170 रखने पर, तो x इक्वल होगा 2 इंटू वाई की जगह 170 माइनस 300। तो 170 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 340 माइनस 300 इक्वल हो गया 40 रुपीज़। आ गई बात समझ में? तो अब आगे क्या लिख सकते हो कि अतः प्रथम मित्र के पास 40 रुपये और द्वितीय मित्र के पास 170 रुपये की संपत्ति है। आ गई मेरी बात समझ में आपको? बहुत ही सिंपल था। देखो आप इसको इक्वेशन भी बना सकते हो। मैं बार बार कहता हूँ कि लगाने के तरीके आपके पास अनेक हैं। आप अपने आप में एक महासागर हो, आप कैसे भी करके लगा सकते हो। हम यहाँ क्या किए हैं, x की वैल्यू निकाले ताकि दूसरे में रख के प्रतिस्थापन से लगा सकें। आप इसको ऐसा कर सकते थे कि x माइनस 2y इक्वल हो जाता माइनस 300, और ये इक्वेशन यहाँ से ऐसा कर सकते थे कि 6x माइनस वाई माइनस 60 उस साइड ले जाके जोड़ के 70 होता, सॉरी माइनस 60 और प्लस 10 70 होता। तो आप ऐसा भी दो इक्वेशन बना के इनको हल कर सकते थे। जो आपको अच्छा लगे वैसा करो। मैं कहता हूँ बस आप प्रश्न समझ जाओ, लगाने के तरीके आपको खुद ब खुद आ जाएंगे, लेकिन पहले कन्वर्ट तो करो इक्वेशन में। तो आ गया होगा आपको समझ में? अगर आ गया है तो छापो। क्वेश्चन नंबर 12, एक रेलगाड़ी
कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते, और यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको दूरी निकालना है, लेकिन साथ साथ में हमको रेलगाड़ी किस चाल से चल रही है ये भी पता नहीं है। तो हमको दो वेरिएबल मानना पड़ेगा। एक रेलगाड़ी की मतलब चाल क्या है और एक रेलगाड़ी कितनी दूर गई। तो मान लो, पहले चाहे दूरी मान लो या फिर चाल मान लो। तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, कुछ भी मान लो, पहले जैसे चाल मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी, जो उन्होंने दूरी तय की वो मान लेते हैं कि है y किलोमीटर। प्रथम शर्त क्या है, कह रहा अगर रेलगाड़ी अपना चाल 10 किलोमीटर अधिक करती तो जो समय लगता वो 2 घंटा कम लगता। तो यहाँ पे अभी हम लोग एक काम और कर लेते हैं, समय निकाल लेते हैं। समय होगा दूरी बटे चाल यानी y/x। लिखेंगे यहाँ पे हम लोग प्रथम शर्त क्या है। सवाल ने कहा कि अगर रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती, दूरी वही है, तो अब बताओ दूरी बटे चाल, ये नया समय हो गया। नया वाला समय पहले वाले समय से 2 घंटा कम है, ये मान लो इक्वेशन हो गया फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में कहा है यानी द्वितीय शर्त, देखो द्वितीय शर्त में कहा कि अगर रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती यानी उसकी चाल 10 किलोमीटर घट जाती तो ये नया समय आता। ये वाला समय पहले वाले समय से 3 घंटा अधिक है। ये समय पहले समय से 3 घंटा अधिक है तो 3 जोड़ दिया। ये वाला समय पहले वाले समय से 2 घंटा कम था तो 2 घटा दिए। अब देखो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ जटिल दिख रहा है ना। तो देखो मैं सॉल्व करने का आइडिया बता रहा हूँ आपको। आप क्या करो, एक बार इसको घटा दो। तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, तो 1 है हमारे पास y/x + 10 = y/x - 2, ये फर्स्ट है। यहाँ y/x - 10 = y/x + 3, ये हमारे पास सेकंड है। घटाएंगे चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस सब माइनस हो जाएगा। तो y/x ख़त्म हो जाएगा। यहाँ बचेगा y/x + 10 - y/x - 10 इक्वल 2 में 3 जुट जाएगा तो यहाँ आएगा -5। इसमें से y को कामन अगर ले लो तो x - 10 का पहले y कामन ले लो तो यहाँ बचेगा x + 10 -1/x - 10 इक्वल -5। यहाँ से होगा ये y इक्वल x - 10 का गुणा 1 में करोगे तो आएगा x - 10, इधर से गुणा करोगे तो होगा -x - 10, -1 का गुणा करोगे तो -x, इसमें -10, नीचे a² - b² x² - 10 का वर्ग 100 हो गया -5। यहाँ से y इक्वल क्या होगा, देखो x से x कट जाएगा तो होगा -20/x² - 100 इक्वल -5। यहाँ से अगर इसको सॉल्व किया जाए देखो तो y इक्वल होगा, देखो इस पूरे का भाग है तो उधर गुणा होगा -5 कोष्टक में x² - 100 और -20 का ऊपर गुणा तो नीचे भाग हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो गया ख़त्म। और यहाँ आएगा 5 चौक को 20, यानी y इक्वल हो गया x² - 100/4। मान लो ये इक्वेशन हो गया थर्ड। थोड़ा अजीब प्रश्न है बस, और कुछ नहीं है। तो हम लोग को यहाँ क्या मिल गई, y की वैल्यू किसी में भी रख दो
तो हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। कहाँ रख दें, चलो फर्स्ट को देखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है हमारे पास y/x + 10 = y/x ऋण 2। इसको इस साइड लाओगे तो y कॉमन हो जाएगा, तो होगा 1/x धन 10 ऋण 1/x बराबर ऋण 2। y की वैल्यू रखो यहाँ, तो वो है x² - 100/4। x का गुणा 1 में करोगे तो x होगा, इधर से -1 का गुणा होगा तो -x - 10/x का गुणा इसमें करोगे तो x² + 10x = -2। आ रही बात समझ में। y इधर लाके कॉमन ले लोगे तो होगा 1/x + 10 यहाँ बचेगा और 1/x यहाँ बचेगा। फिर x का गुणा 1 में करोगे x, और इधर से -1 का गुणा करोगे तो -x - 10, और y की वैल्यू जानते हैं यहाँ पे रख दिए। अब देखो x से x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x² - 100/4। यहाँ x से x कटेगा तो होगा -10/x² + 10x और इक्वल होगा -2। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे देखो -10 का गुणा तो भाग हो जाएगा, तो इधर होगा -2/-10। आ रही बात समझ में। -10 का गुणा है तो भाग हो गया, और 4 का भाग है तो गुणा हो जाएगा। तो कुछ ऐसा होगा, देखो 4 दूनी 8 और नीचे -10 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा x² - 100/x² + 10x। ये इतनी बात बताओ आई कि नहीं समझ में आपको। सिंपल में हम क्या किए, देखो हमारे पास 2 इक्वेशन था, इन दोनों इक्वेशन को हम घटा दिए ताकि y/x हो जाए फिनिश। तो जब y/x को फिनिश किए हम लोग, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, y की। और जब y की वैल्यू आ गई तो हम लोग क्या किए, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे y की वैल्यू रखे हैं। तो रखने पर हमारे पास एक नॉर्मल इक्वेशन बना x² - 100/x² + 10x = -8/-10। कैसे हुआ एक बार फिर से देख लो। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, इसको इस साइड लाओगे तो y कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 1/x + 10 - 1/x। अब फिर क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू जानते हैं, x² - 100/4, तो यहाँ रख दिया। और इसको सॉल्व करेंगे तो x - x - 10/x² + 10x होगा। अब क्या हुआ, नीचे 4 से डिवाइड है तो -2 में गुणा किया तो -8 आया। -10 से ऊपर गुणा किया गया तो यहाँ इस साइड ले जाके डिवाइड कर दिया तो नीचे -10 हो गया। तो यहाँ बचा x² - 100 और यहाँ बचा x² + 10x, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हमको कुछ चीज़ मिटानी पड़ेगी, तो मिटाए, ये थोड़ा सा चीज़ मिटा देते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आया, x² - 100/x² + 10x = -8/-10। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 हो गया। अब क्रॉस गुणा करो, 5 का गुणा इसमें करोगे तो 5x² - 500 बराबर 4 का गुणा इधर करोगे तो 4x² + 40x। सबको एक साइड ले लो, तो 5x² में से 4x² घटाओगे तो आएगा x²। 40x इस साइड लाओगे तो होगा -40x -500 = 0। अब आपको नॉर्मल फैक्टर करना, 500 का आपको करना है गुणनखंड, तो गुणा करके 500 लाना, घटा के 40, तो 50 दाहिम 500, 50 में से 10 जाएगा 40, तो होगा ये x² - 50x धन 10x ऋण 500 बराबर 0। x को कॉमन लोगे तो x - 50 + 10 कॉमन, तो x - 50 = 0। एक कोष्टक में हो गया x - 50, एक कोष्टक में x + 10 = 0। तो यहाँ से एक बार होगा x = 50 और एक होगा x = -10। एक बार ये 0 होगा तो x का मान 50 आएगा, ये 0 होगा तो x का मान ऋण 10, और ये वाला हो जाएगा अमान्य, क्योंकि ये x क्या है, निगेटिव, और निगेटिव में अमान्य है, क्योंकि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब ये x आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान वहाँ उठा के रखो, देखो ये y की वैल्यू हम लोग जानते हैं ना, वो सब थर्ड है, वहाँ रख दो। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में
x इक्वल 50 रखने पर। तो जब रखेंगे तो देखो क्या होगा, y इक्वल x की जगह 50 तो होगा 50 का स्क्वायर माइनस 100/4। 50 का वर्ग 2500 ऋण 100/4। 2500 में से 100 घटाओगे तो आएगा 2400/4 और 2400 में 4 से भाग करोगे तो आएगा 600 किलोमीटर। यानी रेलगाड़ी कितना किलोमीटर चली? 600 किलोमीटर चली। तो क्या आपको यह प्रश्न समझ में आ गया? अगर आ गया है तो उतार लीजिए, और अगर नहीं आया है, हल्का सा भी अगर आपको डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि डाउट के अंदर पढ़ी गई चीज़ एक जहर के जैसी होती है, जो दिखाई नहीं देती, इतनी मामूली जहर जैसी होती है कि आभास नहीं होता, लेकिन विनाश करके छोड़ती है। तो कमेंट में पूछ लीजिएगा ज़रूर, शर्माइएगा नहीं। और हो सकेगा तो कमेंट में आप अपना व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं, जिससे हम आपसे बेहतर तरीके से संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल छापो इस प्रश्न को, बहुत ही दमदार प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 13। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम लगती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम खड़े होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। तो ना तो हमको लाइन मालूम है कितना बनाना है, और ना ही ये पता है कि कितने लोग थे। तो हम लोग दोनों को मान लेते हैं। लिखेंगे कि माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, और ये मान लेते हैं कि पंक्तियों की संख्या, यानी पूरे कक्षा में कितनी लाइन बनी थी। ये मान लो y हो गया। तो लिखेंगे एक पंक्ति में बच्चों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कुल कितने बच्चे हैं उसमें पंक्तियों की संख्या से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि एक लाइन में कितने बच्चे थे। जैसे हम लोग मान लो कि 100 बच्चे हैं, 10 लाइन बनाना है, तो एक लाइन में कितने बच्चे आएंगे? 10। कैसे पता चला? टोटल बच्चों की संख्या में टोटल लाइन से भाग करके। तो सेम कहानी यहाँ भी, कुल बच्चों की संख्या x है, कुल लाइनों की संख्या y, तो एक लाइन में कितने बच्चे आएंगे? x/y। प्रथम शर्त क्या कहा है कि अगर एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति में कितने बच्चे हैं? x/y। कह रहा अगर इसमें 3 बच्चे ज़्यादा होते तो एक लाइन कम बनती, एक लाइन कम बनती। तो अभी भी कुल बच्चों की संख्या कितनी रहती? x है। कैसे किया? देखो ये हो गया बच्चों की संख्या एक लाइन में, और ये हो गई कुल लाइनों की संख्या, तो बराबर क्या होगा? कुल बच्चों की संख्या। फिर इसको हल कर लो ज़रा, फिर बाद में द्वितीय शर्त लिखेंगे। तो हल कैसे करेंगे? देखो y का इसमें गुणा करोगे तो होगा xy/y, फिर y का गुणा 3 में करेंगे तो होगा ये 3y, फिर -1 का जब इसमें गुणा करेंगे तो होगा ये x/y, -1 का 3 में करेंगे तो -3 इक्वल हो गया x। y से y को काट दो तो होगा x + 3y - x/y -3 इक्वल x। x से x कट जाएगा तो होगा 3y - x/y -3 इक्वल 0। यहाँ से जरा x/y या -x/y की वैल्यू कितनी होगी? -3 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3y इस साइड जाके -3y। ये मान लो हमारे पास इक्वेशन हो गया फर्स्ट। आप x/y की भी वैल्यू निकाल सकते हो, तब उस समय ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। फिर अब हम लोग लेते हैं द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में क्या कहा है कि अगर पंक्ति में 3 बच्चे कम खड़े होते तो एक पंक्ति में बच्चे कितने हैं? x/y,
कह रहा 3 बच्चे कम होते तो कम कर दिया, तो कह रहा इस बार 2 लाइन अधिक बनता, यानी y+2 हो जाता। अभी भी बच्चे कितने हैं, x ही। फिर से गुणा करो इसमें तो होगा ये xy/y -3y। फिर 2 का इसमें गुणा करोगे तो होगा ये 2x/y -6 = x। यहाँ से y से y कट के होगा x -3y + 2x/y -6 = x। x से x ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ बचेगा -3y + 2x/y -6 = 0। यहाँ से हो गया ये -3y। अच्छा सोचो, अगर हम लोग यहाँ पे x/y निकालते तो ये होता माइनस और ये होता प्लस। तो अब ये जहाँ x/y है वहाँ ज़रा इसकी वैल्यू रख दो, -3 + 3y -6 = 0। यहाँ लिख सकते हो ऐसे कि समीकरण 1 से x/y बराबर -3 + 3y रखने पर। आगे बात समझ में, -3y + 2x/y की जगह कितना हो गया, -3 + 3y, या ऐसा भी इसको बना सकते थे। देखो ये पूरा पार्ट 0 है तो -x/y उस साइड ले जाते तो यहाँ हो जाता x/y और यहाँ बचता 3y - 3 या -3 + 3y। अब यहाँ से क्या होगा, देखो -3y 2 का गुणा इसमें करोगे तो -6 और 2 का गुणा 3 में करोगे तो होगा ये 6y -6 = 0। 6y में से 3y घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 3y, और 6 6 12 उस साइड जाएगा तो कितना होगा, प्लस में 12। तो यहाँ से y बराबर कितना आएगा, 4। अब हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट, यहीं ला के रख दो तो x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर। तो एक है हमारे पास x/y = -3 + 3y, तो यहाँ से होगा x/y की जगह 4 = -3 + 3 × 4, जो हो गया x/4। 4 × 12, 12 में से 3 जाएगा 9, 4 से भाग गुणा कर देंगे तो x बराबर होगा 36। और x क्या था, विद्यार्थियों की संख्या, y क्या थी, पंक्तियों की संख्या। तो हमारे पास x और y दोनों निकल गए, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए विद्यार्थियों की संख्या बराबर 36 और पंक्तियों की संख्या बराबर 4। तो मेरे ख्याल से आ गया है आपको यह बात समझ में, और अगर आ गया है तो उतार लीजिए इसको, छाप लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 14, समीकरणों 5x - y = 5 और 3x - y = 3 का ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो आपके पास 2 इक्वेशन है, आपको ग्राफ बनाना है और आप बड़े अच्छे से जानते हो ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम आपके इस काम को थोड़ा आसान करते हैं, थोड़ा हेल्प करते हैं। कैसे, हमारे पास पहला इक्वेशन है 5x - y = 5। तो ग्राफ हम लोग जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को रोकते हैं एक तरफ, उसको रोकते हैं जिसका कोफिशिएंट 1 हो, या फिर उसको रोकते हैं जिसका कोफिशिएंट थोड़ा छोटा हो। तो हम लोग यहाँ रोकेंगे इनको -y को और लिखेंगे 5 - 5x। यहाँ से y = होगा 5x - 5, माइनस से गुणा करा दोगे तब। तो हम लोग यहाँ इनकी 3 वैल्यू लिखेंगे कम से कम, x और y। यहाँ x पर y की वैल्यू डिपेंड कर रही है, कुछ भी रखते हुए चलो। जैसे मान लो x की जगह पे 1 लिखा, 0 से स्टार्ट करते हैं तो क्योंकि बनाने में बड़ा मज़ा आता है। जब 0 रखेंगे तो पूरा 0, तो ये हो जाएगा y - 5। 1 रखेंगे तो 5 के 5, 5 में से 5 जाएगा 0,
2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 5 जाएगा 5, हो गया। फिर आपके पास एक दूसरा है 3x माइनस वाई इक्वल 5, ये है हमारे पास फर्स्ट और ये है सेकंड। तो यहाँ से माइनस वाई होगा ना 3 है, 3 माइनस 3x, वाई होगा 3x माइनस 3, यहाँ भी बनाओ कुल 3 वैल्यू x और y। शुरुआत यहाँ भी 0 से करो तो ज़्यादा बेहतर है, 0 रखेंगे तो आएगा -3, 1 रखेंगे तो 0 आएगा, 3 के 3, 3 में से 3 जाएगा ख़त्म, 2 रखोगे तो आएगा ये 3, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा 3। चलो अब बनाते हैं ग्राफ। x हो गया y, 1 2 3 4 5 6 तक बहुत है। इधर 5 हो गया, नीचे भी और कुछ इस प्रकार से हम लोग वैल्यू लिख लिए। x हो गया, y हो गया, y डैश हो गया और ये x डैश। पहले हम लोगों को कहाँ जाना, 0 और -5, तो x पे 0 रहना, y पे कहाँ ना -5, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा पहला हो गया। फिर x पे 1, y पे 0 चलना, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है x पे 2 और y पे 5, तीसरा x पे 2 y पे कुछ ऐसा हो जाएगा, मिला दो इनको। कुछ इस प्रकार की लाइन बनेगी। यहाँ चाहो तो इनके निर्देशांक भी लिख दो, 2 और 5, ये है x पे 1, y पे 0 और ये नीचे है x पे 0, y पे -5। अब उसके बाद दूसरे का बनाना है, x पे 0, y पे -3 लेना है, तो x पे 0, y पे ये हो गया। फिर लेना है x पे 1, y पे 0, दूसरा पॉइंट यही है। तीसरा लेना x पे 2, y पे 3, मतलब ये पॉइंट। तो अब की बार लाइन ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा। तो यहाँ भी इसका निर्देशांक लिख सकते हो कि x पे 0 है, y पे -3 है, 1 0 हो गया, x पे 2, y पे 3। और चाहो तो लाइन का नाम लिख दो, जैसे इस लाइन का नाम क्या है, 5x माइनस वाई इक्वल 5, इस लाइन का नाम क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल 3। तो यहाँ तो बन गया ग्राफ। अब सवाल में कहा है कि इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज। तो बताओ दोनों रेखाएं कौन सी हैं, ये देखो, ये एक रेखा और ये दूसरी रेखा यहाँ पे। और कह रहा है y अक्ष पर जो त्रिभुज बना, तो देखो अगर हम लोग यहाँ दोनों रेखाएं ले लें तो यहाँ कोई त्रिभुज नहीं बना, तो मिला जुला के हमारे पास त्रिभुज बना ही है। दिख रहा है आपको, ये त्रिभुज। मान लो इसका हम लोग नाम लिख देते हैं A B C। तो लिखेंगे 5x माइनस वाई इक्वल 5, 3x माइनस कहा गया, हाँ 3x माइनस वाई इक्वल 3 तथा y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बराबर। ए अगर इसको माने हो तो इसका निर्देशांक हो गया 0, -3, और b इसको मान लिए तो इसका है निर्देशांक 1, 0, और c है 0, -5। मतलब इन तीनों में से कोई भी आगे पीछे, जैसे इसको पहले, इसको बाद में, इसको बाद में, मतलब तीनों में से क्रम कोई भी रहेगा, लेकिन यही तीनों हो जाएंगे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। अब फिर निकालना हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल।
बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो हम लोग मान लेते हैं कि आधार है हमारा ये वाला। तो यहाँ से इसकी लंबाई कितनी बताओ, 5 और 3, तो 1 और 2 इसके बीच की चौड़ाई कितनी है, 2, या लंबाई कह सकते हैं। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो हो गया ये आधार। और ऊंचाई ये वाला लेना, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है, 1 ही है, तो ये हो गया 1। 2 से 2 कट जाएगा तो 1 होगा, 1 गुणे 1 मतलब 1। क्योंकि यहाँ मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है तो लिखेंगे 1 वर्ग इकाई। ये हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये हो गया त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। लीजिए नहीं आया है तो कमेंट में बता भी दीजिएगा, शर्माइएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक पूरा फिगर दिया हुआ है, इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और सबकी वैल्यू दी हुई है, इसी को आपको ज्ञात करना है। तो जानते हो, बड़े अच्छे से जानते हो, वो क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का एंगल 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या होगा, आमने सामने मतलब A के ठीक सामने C है, तो लिखेंगे कोण A प्लस कोण C इक्वल 180 डिग्री। तो कोण A कितना है, 4y प्लस 20, C कितना -4x मिला के हो गया 180। तो यहाँ से हो गया ये 4y माइनस 4x, 20 उस साइड जाके घटेगा तो होगा 160। चाहो तो 4 से भाग कर दो तो होगा y माइनस x इक्वल 40, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही लिखेंगे कोण B प्लस कोण D इक्वल 180। B की वैल्यू रखो 3y माइनस 5 और D की वैल्यू है -7x प्लस 5 इक्वल 180 डिग्री। देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3y माइनस 7x इक्वल 180 डिग्री। ये होगा इक्वेशन सेकंड। अब आप चाहो तो विलोपन से लगा दो, चाहो तो वज्रगुणन से लगाओ, चाहे प्रतिस्थापन से। अगर विलोपन से लगाओगे x हटाना चाहो तो 7 से गुणा करना पड़ेगा, y हटाना चाहो तो 3 से। तो चलो y को हटा देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे 1 में 3 से तो होगा ये 3y माइनस 3x इक्वल 120, इक्वेशन हो गया मतलब थर्ड। और 2 हमारे पास है 3y माइनस 7x इक्वल 180, ये है 2। यहाँ आगे लिखेंगे घटाने पर लिख देना, तो चिन्ह चेंज माइनस प्लस माइनस। 3y कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, 4x, 180 में से 20 घटाओगे तो आएगा -60। तो x इक्वल हो गया -15 अंश। कहीं भी रख दो, जैसे मान लो 1 में रखो तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर -15 अंश रखने पर। तो जब रखेंगे होगा y -15 इक्वल 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा उस साइड जाके फिर से माइनस, तो y इक्वल हो जाएगा 40 ऋण 15 बराबर 25 अंश। अब यहाँ से सबकी वैल्यू लिखो। कोण A कितना है वो 4y प्लस 20 हो गया है 4y की जगह पे 50, ये सॉरी, तो हो जाएगा ये 4y की जगह 25 प्लस 20, तो 25 चौक को 100, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 अंश। कोण B है 3y माइनस 5, तो हो गया ये 3y की जगह पे 25 माइनस 5, तो 25 यहाँ 75, 75 में से 5 जाएगा 70। कोण C ये -4x, तो हो जाएगा -4x की जगह पे -15 बराबर 15 चौक को 60, देखो माइनस आया 60 हो गया। कोण D वो -7x प्लस
5, तो हो गया -7 x की जगह -15 + 5, तो 15 7 105 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और 105 में 5 जोड़ेंगे 110। तो a की वैल्यू कितनी निकल गई 120, b की वैल्यू 70, ये 120 ये 70, c की वैल्यू 60 और d की वैल्यू आ गई 110। आप चेक भी कर सकते हो, 120 में 60 जोड़ दोगे 180, 110 में 70 जोड़ दोगे 180। तो ये हो गया आपके इस प्रश्न का आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो छाप लीजिए। तो ये थी प्रश्नावली 3.6 कह सकते हैं या फिर 3F। इसमें कुल थे 15 सवाल, जिसको हम लोगों ने 2 पार्ट में सॉल्व किया। फर्स्ट पार्ट में कुल 9 प्रश्न और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने 10वें प्रश्न से लेकर के 15वें प्रश्न तक के प्रश्नों को सॉल्व किया। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सलाह सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएं या फिर अपना व्हाट्सएप नंबर लिखें, हम उससे आप तक संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप तक यह वीडियो किसी भी माध्यम से पहुंचा है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया और लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरे लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि हमारा यह प्रयास अन्य लोगों तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफिज़।